Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली और आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर 9 क्या है? पर्यावरण और धारणीय विकास. कहीं याद आ रहा है आपको कि आपने कहीं धारणीय विकास पढ़ा था? नहीं है याद? मैं बताती हूँ. हमने 6 चैप्टर में 6.5 में मैंने आपको धारणीय विकास समझाया था. तो हमारे 9 चैप्टर में पर्यावरण और धारणीय विकास है, जिसे मैं शायद 6 चैप्टर में मैंने आपको धारणीय विकास बहुत अच्छे से बताया था. खैर 6 के बाद हमने 7th पढ़ा, 8th पढ़ा. काफ़ी टाइम हो गया है, आप लोग शायद धारणीय विकास को भूल गए होंगे. तो हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है ना, और धारणीय विकास क्या होता है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि पर्यावरण क्या है और धारणीय विकास क्या है. ठीक है, हम शुरू से हम पर्यावरण को कैसे समझते आ रहे हैं. पर्यावरण यानी कि परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना होता है पर्यावरण, जिसे हम बोलते हैं परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण. परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर क्या है, और आवरण यानी वातावरण, यानी हमारे चारों ओर के वातावरण को हम क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं. चारों ओर के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं. अब ये तो हुआ पर्यावरण क्लियर कि आप पर्यावरण से क्या समझते हैं, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण. जैसे कि आप अभी बैठे हो जहाँ भी, अपने आइट साइड चारों तरफ देखो, आपको क्या क्या दिखता है, वो सब कुछ पर्यावरण है. जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे अपने आसपास बहुत सारे घर, सामने तालाब और साइड में पेड़ पौधे और मतलब पशु पक्षी सभी कुछ दिख रहा है मतलब. तो ये क्या हुआ? पर्यावरण. आप जहाँ बैठे हो वहाँ भी आप थोड़ा सा आइट साइड में देखो, आपको पर्यावरण दिखेगा. ठीक है, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण. ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि पर्यावरण क्या होता है, ये क्लियर हुआ. ठीक है, अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि ये धारणीय विकास क्या होता है. ठीक है, तो हम धारणीय विकास को समझेंगे. ठीक है, धारणीय विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बिना समझौता किए पूरा करे. ठीक है, या ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करे कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण रहित हो, जो भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ एवं अधिक संसाधन उपलब्ध कर सके, तो इसे धारणीय विकास कहते हैं. ये तो हो गई डेफिनेशन. ठीक है, और इजी लैंग्वेज में हम धारणीय विकास क्या कहते हैं? ऐसा विकास जो आने वाले भविष्य में भी कोई नुकसान ना पहुंचाए और आज हमारी ज़रूरत यानी वर्तमान में हमारी उससे ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आने वाले समय में भी कोई नुकसान ना पहुंचाए. ऐसे विकास को हम धारणीय विकास कहते हैं. ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई है ना. तो धारणीय विकास का मैंने 6 चैप्टर में भी यही एग्जाम्पल दिया था और अब मैं फिर से दे रही हूँ. जैसे आज हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और अगर हम उस पेट्रोल का यूज़ हम इस तरह से करें कि पेट्रोल सेव रहे, है ना, फालतू खर्च ना करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पेट्रोल की कमी महसूस ना हो. नहीं तो ऐसा ना हो कि आज हम पेट्रोल का हर कैसा यूज़ करें, जा रहा है जाने दो, हमारा क्या. तो क्या होगा ना कि आने वाले समय में जो पीढ़ी होगी उसे पेट्रोल की कमी हो जाएगी, है ना. मतलब कि आज हम पेट्रोल का इतना यूज़ करें कि हमारा काम भी चल जाए और फालतू यूज़ ना करें, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी कमी महसूस ना हो. तो ऐसा विकास जो आज हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करे और आने वाले भविष्य में बिना नुकसान पहुंचाए हो जाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? धारणीय विकास कहते हैं. तो ये बात क्लियर कि पर्यावरण और धारणीय विकास क्या है, ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप क्या समझेंगे? पहला, पर्यावरण की अवधारणा को समझेंगे. आप जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है. ठीक है, सेकंड, पर्यावरण अधोगति और संसाधन अपचय के कारणों तथा प्रभावों का विश्लेषण कर सकेंगे. नेक्स्ट, भारत के समक्ष पर्यावरण चुनौतियों की प्रकृति को समझेंगे और पर्यावरण मुद्दों को धारणीय विकास के व्यापक संदर्भ से जोड़ सकेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में आप पर्यावरण को पढ़ेंगे और किस तरह से पर्यावरण धारणीय विकास से जुड़ेगा ये पढ़ेंगे. ठीक है,
तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या लिखा है ये देखो। पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए तो वह निरंतर लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकता है। इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति है। मनुष्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। अब ये बात किसने कही है? अनजान, यानी अभी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या कहा है? पर्यावरण को यदि यथावत छोड़ दिया जाए, यानी हमारा जो पर्यावरण है, यानी आसपास का जो वातावरण है, हमारे पेड़ पौधे, यहाँ होने वाली क्रियाएं है ना, इन्हें हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये लाखों वर्षों तक जीवन का सहारा बन सकते हैं। तो ये लाखों वर्षों तक मानव के जीवन का सहारा बन सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में प्रॉब्लम कौन आया? मानव। कैसे आया? इस योजना में एकमात्र सर्वाधिक अस्थिर और संभावित विनाशकारी शक्ति मानव प्रजाति क्यों है? क्योंकि मानव क्या कर रहा है? आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण में जाने अनजाने दूरगामी और अपरिवर्तनीय बदलाव लाने की क्षमता रखता है। कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है ना। मानव है वो क्या कर रहा है? पर्यावरण को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है, जिससे पर्यावरण हमारी जीवन का सहारा नहीं बन पाएगा एक समय बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को जितना हो सके हमें अच्छे से रखना चाहिए और हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकना होगा, है ना। तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है? परिचय, जिसमें चैप्टर का हमें परिचय दिया है ना। तो इसको हम पहले रीड करते हैं कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो क्या दिया हुआ है? पिछले अध्यायों में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है। अभी तक प्राप्त आर्थिक विकास की हमने भारी कीमत चुकाई है। इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता की बलि देनी पड़ी है। अब जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में इसका संकल्पन उच्च आर्थिक समृद्धि है प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमें पहले के विकास पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के आधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग पर्यावरण के कार्यों व भूमिका से संबंधित है। दूसरे भाग में भारत में पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की गई और तीसरे भाग में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों और युक्तियों पर विचार किया गया। क्या हुआ? पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर हमने चर्चा की, ठीक है। अब क्या होता है? इसके लिए हमें पर्यावरण की गुणवत्ता पर बलि देनी पड़ेगी। अब हम आर्थिक विकास को अगर हमने भारी कीमत चुकाई है और उसके लिए हमें काय पे बलि देनी पड़ेगी? पर्यावरण की गुणवत्ता पर। जैसे जैसे हम वैश्वीकरण में इसका संकल्पन उच्च आर्थिक समृद्धि है प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हम विकास के पथ के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखना होगा और ध्यानपूर्वक धारणीय विकास के पथ को हमें बहुत ध्यान से काय को चुनना होगा? धारणीय विकास के पथ को। क्यों? क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो आज हो सकता है हम वर्तमान में भी अच्छे से ना रह पाएँ और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, आने वाले लोग हैं, वो भी अच्छे से नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें अच्छी तरीके से धारणीय विकास को चुनना होगा। हमारे द्वारा अपनाए गए विकास के आधारणीय पथ और धारणीय विकास की चुनौतियों को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व और योगदान को समझना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पर्यावरण के महत्व को हमें कहाँ समझना होगा? आर्थिक विकास में पर्यावरण के महत्व को, है ना। हमारे जो अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास है उसमें पर्यावरण का क्या महत्व है, हमें पहले ये जानना होगा। और इन सब बातों को जानने के लिए हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला किस पार्ट में कर दिया कि पर्यावरण के कार्य और भूमिका को जानेंगे हम पहले। फिर दूसरा भाग हमने क्या कर दिया कि पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा करेंगे और तीसरा भाग हमने क्या कर दिया कि धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम और युक्तियों पर विचार किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे 9.2 में। क्या है? पर्यावरण के कार्य व भूमिका से संबंधित है, ठीक है, जिसमें हमें पर्यावरण के कार्य और उसकी भूमिका को जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारा 9.2। इसमें क्या दिया है? पर्यावरण परिभाषा और क्या है।
कार्य। इस टॉपिक में हम पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण की परिभाषा को जानेंगे और हम पर्यावरण परिभाषा और पर्यावरण के कार्यों को, ठीक है। तो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था जब मैंने आपको पर्यावरण समझाया था कैसे परि प्लस आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण। ये तो थी डेफिनेशन जो हम हमेशा से पर्यावरण की समझते आए हैं। लेकिन अब क्या होता है, हमें अर्थव्यवस्था में अपने पर्यावरण को देखना है, यानी कि आर्थिक विकास में किस तरह से हमारा पर्यावरण है। तो हमें अर्थव्यवस्था के हिसाब से, है ना, पर्यावरण की डेफिनेशन ये है। क्या है? भारत को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की एकाग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या होता है, हमारा जो पर्यावरण है भूमंडलीय यानी कि पूरे विश्व, है ना, और संसाधन क्या होता है, वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती हैं या करने में सक्षम होती हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं। ऐसे ही पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी इसमें सारी चीज़ें वस्तुएं होती हैं जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और उस करने में सक्षम होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। आगे, इससे वे सभी जैविक तत्व और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जीवित तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि जैविक तत्व हैं, जबकि पानी, हवा, भूमि अजैविक तत्व हैं। चट्टान और सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब सबसे पहले क्या इसके अंदर क्या आ जाता है, जैविक और अजैविक घटक, है ना, या तत्व। तो अब आप जैविक तत्व से क्या समझते हैं और अजैविक तत्व से क्या समझते हैं? वैसे तो सभी जानते होंगे कि जैविक तत्व क्या है और अजैविक तत्व क्या है, लेकिन एक बार हम शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैविक तत्व जिनमें जीवन हो, यानी पेड़ पौधे, बैक्टीरिया वगैरह। अजैविक तत्व जिनमें जीवन ना हो, ठीक है, जैसे मृत पदार्थ, जैसे पत्थर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन आदि, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैविक और अजैविक तत्व आते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सभी जैविक तत्व जैसे पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि सभी जैविक तत्व हैं, जबकि हवा, पानी, भूमि और अजैविक तत्व हैं, ठीक है। चट्टान, सूर्य किरण पर्यावरण के अजैविक तत्व के उदाहरण हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो हम इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक में हम पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध को पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या रहेगा, हमारा पर्यावरण के कार्य, यानी पर्यावरण किस तरह से कार्य करता है, इसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कल हम इसे क्लियर करेंगे कि पर्यावरण किस तरीके से कार्य करता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और कल हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण के कार्य, है ना, पर्यावरण किस तरह से कार्य करता है। तो कल की वीडियो आप देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।